नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, तेरी जिंदगी की किताब का, मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा, इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा, यूं आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है, सब साथ में है, अब हाथ में है अपनी किस्मत की डोर। रख हौसला, तू कर ना फिक्र, बस जम के तू पढ़ाई कर। इस विद्या से जीवन का सार सीख ले, अपनी मेहनत से तू इस दुनिया को जीत ले, अपनी मेहनत से तू इस दुनिया को जीत ले। जी हां, इन्हीं पंक्तियों को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में पूरे देश के विद्यार्थियों को एक नया संदेश दिया। और न सिर्फ संदेश दिया बल्कि उन विद्यार्थियों के साथ चर्चा की, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उन पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की, कई तरीके के सुझाव दिए, उनमें एक नया जोश, नई उमंग और नई चेतना का संचार किया। और इसी विषय पर परीक्षा पे चर्चा की 8वें संस्करण पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं जल्दी से उनका आपको परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। आप वर्तमान में उपायुक्त हैं, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में इस पद पर आप कार्य कर रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से आप इस पद से जुड़े हुए हैं और लगातार छात्रों के बीच में रहकर छात्रों के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है उनको बड़े नजदीकी के साथ आप विश्लेषण करते हुए आए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। चलिए तो चर्चा को शुरू करते हैं। सर, परीक्षा पे चर्चा, हालांकि कहते हैं कि कसौटी पर कसे बिना जीवन की परख नहीं होती, तो ये परीक्षा पे चर्चा कितनी जरूरी है? विकास जी, अभी तक छात्रों को इस प्रकार का जो प्रेरणा देने का कार्य है वो नहीं किया गया है। 2018 से ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार बच्चों के बीच जाकर बच्चों के बीच प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनको महसूस होता है कि एक व्यक्ति ऐसा मौजूद है जो उनकी चिंता कर रहा है। और लगातार छात्र जो है अपनी समस्याएं भेजते रहते हैं। हर बार विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद छात्रों को प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका मिलता है, संवाद करने का मौका मिलता है। और एक व्यक्ति विशेष के अनुभवों से जब कोई बालक जब सुनता है तो विशेष प्रकार की प्रेरणा वो प्राप्त करता है और ये समझ सकता है कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए या परीक्षा के तनाव से मुक्त होने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, किस तरह से उसे प्रयास करना चाहिए और किन लोगों के बीच, किन लोगों के पास जाकर वह अपने मन की, अपने दिल की बात कह सकता है। जी, 8वें संस्करण की तो हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े पद पर आप कार्य कर रहे हैं, अब तक जितने भी संस्करण हुए हैं, जो 7 संस्करण हुए हैं और अभी हाल ही में 8वां संस्करण हुआ है, तो इससे बच्चों की जो मनोस्थिति है, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या बच्चे किसी भी प्रकार की कोई घबराहट में रहते, उसके ऊपर क्या कुछ प्रभाव आपने देखा है? निश्चित रूप से जितने संस्करण जो परीक्षा पे चर्चा के हुए हैं, हर बार वो एक नया मुद्दा कुछ लेकर आते हैं। हर बार परीक्षा पे चर्चा के संस्करण में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है और छात्रों को नई नई बातों से जोड़ा जाता है। और ऐसा कोई अवसर नहीं रहा है कि उन्होंने इस प्रयास को बंद किया हो। जैसे हम कोरोना काल में रहे तो उन्होंने ऑनलाइन मोड में इस काम को किया। और बात करने से संवाद जो है आपके तनाव को कम करने का एक सबसे प्रभावी माध्यम है। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये होते रहना चाहिए और बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव इसका निश्चित रूप से पड़ता रहेगा, मेरा मानना। जी, बिल्कुल सही बताया कि बच्चों के जीवन पर इसका सकारात्मक और सर्वांगीण प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। अब आते हैं 8वें संस्करण की, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्यार्थियों के साथ बात करी है। 8वां संस्करण अपने आप में बहुत अलग है। इस पर काफ़ी इनोवेटिव विचार उन्होंने रखे हैं और 8 एपिसोड में हो रहा है। और इसमें फिल्म है, कला क्षेत्र से है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सब कुछ समान रूप से उनको एक स्थान दिया है ताकि बच्चों को अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा की शुरुआत करी तो सबसे पहले ही चर्चा की शुरुआत परीक्षा से नहीं करी, खान पान से करी। जी, देखिए, पोषण का महत्व प्रधानमंत्री महोदय ने बताया। इससे पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि उनके जो विचारों में खुलापन है, इस बार उन्होंने जो क्षेत्र चुना, सुंदर नर्सरी को चुना, एक खुले प्रदेश को, खुले क्षेत्र को चुना और अलग अलग लोगों को इस बार वो अवसर दे रहे हैं। बात करते हैं पोषण की। देखिए, हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है। यदि हम उचित प्रकार का ईंधन, उचित भोजन अपने आप को नहीं देंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी ये जो मशीनरी है ये ठीक से काम नहीं करेगी। हमारा जो मस्तिष्क है उस तक पर्याप्त चीज़ें नहीं पहुंचेंगी। और छात्रों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल परीक्षा के समय अच्छा भोजन नहीं,
पूरे जीवन में इसको कैसे उतारा जाए। इसलिए ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने पोषण से बात शुरू की। क्योंकि कहते भी है पहला सुख निरोगी काया, जब तक काया ही निरोगी नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हम सही तरीके से संपन्न कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है कि उनके पोषण सही तरीके से मिले, संतुलित आहार मिले, तभी वो एक तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे, किसी भी विषय पर ध्यान अपना अच्छे से केंद्रित कर पाएंगे। क्योंकि आजकल का जो दौर हम जी रहे हैं उसमें जंक फूड का सबसे ज्यादा, और जंक फूड से न केवल बीमारियां हो रही है बल्कि बच्चों की जो मानसिक विकृति है, शारीरिक विकृति है, और भी कई तरीके की मनोवैज्ञानिक विकृतियां वो उनको जन्म दे रही है। देखिए, बच्चों को भोजन के प्रति उनमें संवेदनशीलता जो है पैदा करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब क्या है कि बाजार में सबसे आसान चीज़ें, जैसे आपने जंक फूड का जिक्र किया, वो क्या है कि तुरंत आपको जो है ऊर्जा देता है, तो वो आसान लगता है, आसानी से उपलब्ध है खाने में, आसानी से आप उसे ला सकते हैं। इससे बचने के लिए जो है हमें बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा और उन्हें समझाना होगा कि ये जो पोषण पे आप क्यों ध्यान दें, आप परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें अच्छे से। जी, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर जो होता है वो बॉल पे नजर रखता है, न कि स्टेडियम के चारों तरफ कोई चौका लगा रहा है, कोई छक्का लगा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। देखिए, उन्होंने इस उदाहरण से ये सिद्ध किया कि आप अपना जो मन है, अपनी जो पढ़ाई है, उसे अच्छे से करते रहिए। व्यक्ति, समाज, अभिभावक, इनकी अपेक्षाएं आपसे हमेशा जुड़ी रहेंगी, उनको भी सुनिए, लेकिन अपना जो प्रदर्शन है वो आप अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। जी, मानना है। जी बिल्कुल। मतलब आजकल के बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या ये रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा। हालांकि उसका बाल मन होता है, इतनी उम्र भी नहीं रहती, लेकिन इतने बड़े बड़े विचार न चाहते हुए भी आ जाते हैं। तो उनसे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए, उसको लेकर क्रिकेट का जो एग्जाम्पल है वो वाकई में मोटिवेट करने वाला है। एक उनका सबसे बड़ी बात ये भी रही कि समय प्रबंधन जो है, बच्चों का जो समय प्रबंधन नहीं रहता है, बच्चे किसी विषय को ज्यादा जो अच्छा लगता है उसको बहुत पहले पढ़ लेते हैं और उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ लेते हैं, और जो सबसे कठिन होता है उसको हाथ भी नहीं लगाते। विकास जी, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप ए मोटिवेटेड मैन बट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप ए डिसिप्लिन्ड मैन। तो जो समय प्रबंधन है वो आपके अनुशासन का भाग है। यदि आप अनुशासन को अपने अंदर उतार लेते हैं तो अनुशासन आपकी एक ऐसी शक्ति बन के उभरता है कि परीक्षा हो, जीवन में कोई भी पड़ाव हो, अच्छा हो बुरा हो, आप उसको अच्छे से आनंद ले सकेंगे उसका, और निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। जी बिल्कुल। अनुशासन का सिर्फ विद्यार्थियों के लिए महत्व नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जीवन के किसी भी स्तर पर हम जी रहे हैं, चाहे कोई भी उम्र का कोई बंधन नहीं है, अनुशासन बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने जिक्र करी कि बच्चे जो होते हैं वो मन ही मन घुटते रहते हैं, वो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते, और फिर जब एकदम से शेयर करने का मौका आता है तो वो प्रेशर कुकर की तरह एक तरीके से फूटना स्टार्ट करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि अब हमारे पास एक ऐसा खतरनाक औजार है जिसे हम टाइम किलिंग मशीन भी कह सकते हैं। मोबाइल ने व्यक्ति को इतना अपने आप में सीमित करके रख दिया है कि वो दूसरों से बात करना ही नहीं चाहता है। और मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि जैसे लोग फ़ोन पर भी बात करने के बजाय चैटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ज़्यादातर समय अब बच्चे क्या है कि रील्स वगैरह में अपना लगा रहे हैं। उन्हें प्रयास करना चाहिए कि दोस्तों से बात करें, ऐसा दोस्त खोजें, घर में बात करें, माता पिता से अपनी बातें साझा करें, और माता पिता को, अभिभावकों को भी ये चाहिए कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो वो उसे सुने, अवश्य सुने। शिक्षकों का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है कि यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको एक सरल, आसान या छोटा प्रश्न सुनकर ना छोड़ दिया जाए, और उस पर यह ध्यान दिया जाए कि ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है, एक बालक के द्वारा पूछा जा रहा है, उसकी समस्या है कुछ, तो उसका समाधान करना जरूरी। मतलब घुट कर नहीं जिए, अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करें। एक दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो बच्चों को कह रहा हूं कि आप नींद ज्यादा से ज्यादा लें। नींद की अपनी एक अलग ही विशेष महत्वता है विद्यार्थी जीवन में, तो खैर है ही। देखिए, यदि हमारा कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता तो हम उसे भी रीस्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नींद है वो आपके पूरे सिस्टम को इतनी ऊर्जा देती है, आप रीस्टार्ट होके आप सारे फंक्शंस को अच्छे से कर सकते हैं। जो कमांड, जो आदेश आप अपने दिमाग को दे रहे हैं, उनको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो नींद वाकई सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आजकल तो जब किसी रोग का निदान खोजने लगते हैं तो पहले वो आपकी दिनचर्या देखते हैं कि कितना कोई व्यक्ति सोता है, कितना वो अपने आप को आराम देता है, या कितना
अपने लिए मनोरंजन की कार्यवाही या कुछ क्रिया ऐसी करता है कि जिससे उसके मस्तिष्क को थोड़ी शांति मिले। जी, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है। कल उनका साफ कहना था कि जो स्टूडेंट है वो कोई नंबर मशीन नहीं है, आप उनको नंबर का जो बंधन है उसमें मत बांधिए। कि नंबरों का प्रभाव अब आने लगा है, लेकिन ये भी सच है कि नंबर आप जहां जाएंगे वहां एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी, अधिकतम लाने का कोई उसमें जोर नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी योग्यता में आप देखिए, वहां लिखा है कि कम से कम इतने होने चाहिए। लेकिन समाज का, परिवार का, शिक्षकों का दबाव क्या है कि अधिकतम आप अंक लेके आइए जी। तो इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। आपने परीक्षा की चर्चा की, परीक्षा के मैं मानता हूं कि 3 चरण है जी। पहले, परीक्षा और परीक्षा के बाद। यानी कि आपने पहले क्या तैयारी की है, परीक्षा में आप क्या प्रदर्शन दे रहे हैं, और जो परिणाम आता है उसे आप कितने सकारात्मक रूप में लेते हैं। इससे चीजों में बदलाव आएगा। मेरा मानना है कि आप उसको कैसे करते हैं। कुछ क्या आपको लगता है कि कुछ, जैसा कि कल जिक्र भी हुआ था परीक्षा पे चर्चा में, कि अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मेंटेन कर देते हैं, एक तरीके से इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा उनमें ही उलझ कर रह जाता है, उसके अपने अंदर की जो सोच है, अंदर की जो मेहनत है या अंदर का जो भरोसा, वो उसको कहीं दिखाई नहीं देता। समाज में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है कि सब आगे से आगे दौड़ना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा जो है सफल हो जाए। वो किसको दिखाना चाहते हैं मैं नहीं समझ पाता हूं, क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि अब आपको सेटल होने के लिए थोड़ा समय देना होगा। यदि आप अपेक्षा करेंगे कि मेरा बच्चा 12वीं करे, 12वीं करते IITN हो जाए, तो ये अपेक्षा करना बच्चों पे अनावश्यक दबाव पैदा करना है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ देर पहले अपन नंबर मशीन की बात कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि नंबर कोई मायने भी नहीं रखते। अगर कोई 12वीं पास है, साइंस बायो से किया, मैथ्स से किया, लेकिन उसको IITN बनना है, नीट को क्रैक करना है, तो उसको एग्जाम तो देना ही है जी। क्या इस चीज की कहीं गारंटी है कि आपके 95 या 98% बन गए तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप 12वीं में कितने अंक लाते हैं ये केवल आपकी जो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके लिए आवश्यक है। आपको वास्तविक प्रदर्शन तो IIT की जो चयन परीक्षा है उसी में करना होगा। तो ये भ्रांति किस स्तर पे निकलेगी? क्या शिक्षक के तौर पे निकलेगी, या अभिभावक के तौर पे निकलेगी, या फिर विद्यार्थी को खुद ये समझना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा जानकारी रखने में ज्यादा भलाई है, ना कि सिर्फ परीक्षा पास करने में? देखिए, विद्यार्थियों को जो मूल संदेश देना चाहिए, मुझे याद है हमारे अध्यापक बताया करते थे कि एंजॉय द प्रोसेस। आप जब पढ़ रहे हैं, आप उस पढ़ते समय उस सारी सामग्री को अपने अंदर उसको चबाइए, उसको पचाइए, उसको शोषित कीजिए। लेकिन जब अभी क्या हमने एक ऐसा तंत्र हमने विकसित कर लिया है कि बच्चों को परीक्षा के समय पे पूरा उनको पढ़ा देना है जी। उस समय नहीं हो पाएगा जी। शुरू से आपको तैयारी करनी होगी। अंक आपको जितने मिनिमम रिक्वायर्ड हैं उससे काम चल जाएगा, और परीक्षा जो चयन परीक्षा है उसमें अधिकतम लाने पड़ेंगे। तो बच्चों को नंबर मशीन ना बनाने का एक ही तरीका है, आप अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखें और बच्चों को उनका स्पेस दें जो वो सीखना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। यदि सब पर सफलता का दबाव बनाएंगे तो कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक एग्जाम्पल भी दिया कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के बहुत बड़ा नाम है, उनको क्रिकेट में इतने कुछ मतलब हॉबी से भी बढ़कर था, तब उन्होंने इतना नाम कमाया कि अगर सचिन तेंदुलकर को पढ़ाई में लगा देते तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे क्रिकेट को ही अपनी जिंदगी समर्पित करनी है। देखिए, इसमें भी आपने देखा होगा कि उनके कोच का ज्यादा भूमिका उनकी बताई जाती है कि उन्होंने उनको पहचाना कि इसमें तेंदुलकर साहब में जो है क्रिकेट की योग्यता ज्यादा अच्छी निखर कर आएगी। तो ये कार्य जो है अभिभावक और शिक्षकों को मिलकर करना होगा कि उनकी कक्षा में जो 40-50 बच्चे हैं जो वहां बैठे हैं, उनको एक एक पर वो ध्यान दें, तब जाकर उनकी प्रतिभा का विकास हो सकेगा। लेकिन उससे पहले विद्यार्थी को भी तो अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मेरे में क्या कुछ क्वालिटी है, क्या मैं इस लायक हूं। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है जी। हर विद्यार्थी जो है इतना योग्य या उसके पास इतने सामग्री, इतने साधन, इतने स्रोत नहीं है कि वो अपनी प्रतिभा को अच्छे से पहचान सके। तो यदि कोई व्यक्ति शिक्षक के पास हो जाता है, माता पिता के पास हो जाता है और चाहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, या मुझे कविता लिखना सीखना है, या मैं नृत्य सीखूंगा, तो सुनने वाले को ये समझना चाहिए कि इसे अवसर मिलना चाहिए इसमें जी। हर बार छात्र की गलती नहीं है, हर बार विद्यार्थी की गलती नहीं है, कई बार हम भी अनसुना कर देते हैं जी। तो जरूरी है कि उन्हें सुना जाए जी। और विद्यार्थियों से भी उन्होंने कहा कि आप घर वालों से बाकायदा आप सुनिए क्या घर वाले क्या कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर आपको सही लगता है तो कीजिए, वरना आपका जो मन कहता है वो कीजिए। बिल्कुल। देखिए,
जब हम बात करेंगे तो बात करने से एक अच्छा समाधान निकल के आता है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि एक अच्छे रास्ते पे मैं चल सकूं, कई बार हम जो रास्ता देख रहे होते हैं वो सही नहीं होता है, और अनुभव जो है क्योंकि छात्र का कम है, शिक्षकों का अधिक है, तो वो उसे अच्छी सलाह दे सकते हैं। जी, कई बार बच्चों में, जैसा कल जिक्र भी हुआ, कि बच्चों में जो आत्मविश्वास की कमी रहती है उसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है, मैं इससे असहमत हूँ जी, क्योंकि हमने ही वो उत्पन्न किया है। जी, बच्चा खेलना चाहता है, हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो पढ़ना चाहता है तो हम उसे कुछ और काम बताते हैं। तो बच्चों में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, उन्हें वैसे अवसर नहीं दिए जा रहे हैं कि वो अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सके। आत्मविश्वास हर बच्चे में है। कल मैं वैभव को देख रहा था, वो बच्चा व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, खुद प्रधानमंत्री साहब ने उनको कहा कि मैं तो नहीं मानता हूं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब उस बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो हर बच्चे में कॉन्फिडेंस है। मुझे ऐसा मतलब ये आगे चलकर आना पड़ेगा और बच्चों में को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप में इतनी क्षमता है और आप इस काम को कर सकते हैं, तब कहीं ना कहीं विश्वास जगेगा, आत्मविश्वास आएगा। मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि विश्वास जो है जब आप बच्चे पर करेंगे, जब आप उसे मौका देंगे, तो निश्चित रूप से वो ऐसा कुछ करके दिखाएगा जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। एक सबसे ज़रूरी बात, बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तब घबरा जाते हैं। वो ठीक वैसे ही सांप सीढ़ी में जैसे 99% आपने तैयारी की, 99 पे सांप खाया और आप 2 पे आ गए। लेकिन 2 पर आना भी उतनी बुरी बात नहीं समझता हूँ जी। जब हम अपने प्रदर्शन का दबाव इतना ले लेते हैं कि परीक्षा में अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए मैंने पहले ये बात कही है कि आपको धीरे धीरे तैयारी करनी होगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये पुरानी कहावत है लेकिन लागू ये आज भी है। जी। लोग समझते हैं कि मैंने पढ़ लिया है और अब एक दिन जाऊंगा और अचानक से परीक्षा में अपना लिख दूंगा, उत्तर सारे अच्छे से दे दूंगा, तो ये संभव नहीं हो पाता है। ठीक, अगर आप भोजन से ही बात शुरू करें तो मैं साल भर का भोजन एक दिन में तो नहीं खा सकता हूँ, या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। तो कार्य करने की जो प्रणाली है उसको आपको टुकड़ों में तोड़ना होगा। तब आप जब आखिरी चरण में जब आप पहुंचेंगे, जब आप परीक्षा में लिख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हर बच्चा अच्छा उत्तर लिख सकेगा, अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। आजकल के बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या, बोल भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो लिखने की कला है, जैसा कि थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो लिखता बहुत कम है। जी। और लिखने की वजह से उसके कई तरीके से जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ता जा रहा है। लिखने के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत जी। जितना ज्यादा बालक लिखेगा, अभी जैसे जिक्र होता है कि होमवर्क कम दिया जाना है, होमवर्क अगर नहीं दिया जाएगा, गृह कार्य अगर बच्चों को नहीं मिलेगा, तो उनकी जो लेखन कौशल है वो कम रह जाएगा। अब मैं अगर अपने समय से बात करूं तो हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने सिखाया था कि आपको उंगलियों से लिखना है, कोहनी से नहीं लिखना है। तो ये अगर शिक्षक को पता होगा तो वो उस छात्र को उतना काम दे सकेगा, अच्छे बिंदु उन्हें बता सकेगा। और जो लेखन भी ये नहीं कि बस लिखते चला जाना है, कितना जरूरी है, कितना लिखा जाना है, कितने से बात बन जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी है। लिख तो हर बच्चा रहा है लेकिन वो उतना नहीं लिख रहा है जितनी उसको आवश्यकता है। तो इसमें मैं शिक्षकों की भूमिका ज्यादा समझता हूँ कि वो उस छात्र को, उस बच्चे को उतना समय दें, उतना मार्गदर्शन दें, उतना काम दें कि वो अच्छा लिखने के काबिल हो। जी। आज का दौर जो है, पिछले 15-20 सालों में प्रतियोगिताओं का दौर बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बच्चों को यही समझाया कि आप कंपटीशन रखिए, अच्छी बात है, लेकिन खुद से रखिए, ना कि दूसरों से। जब व्यक्ति खुद को चैलेंज करता है तो वो नए प्रतिमान गढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। यदि देखिए, दूसरों को देखकर और प्रतियोगिता में उतरने का मतलब है कि आपने अपना मूल्यांकन ठीक से नहीं किया। यानी कि एक व्यक्ति जो उपलब्धि ले रहा है या जो अचीवमेंट वो कर रहा है, अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो जो हमारा अपना पोटेंशियल है, जो शक्ति है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो दूसरों को न देखकर अपने मन को, अपनी बातों को समझते हुए अपने लिए ऐसा पथ हम बनाएं, जो उस पर चलें हम, कि जिससे अपनी वांछित सफलता हम अर्जित कर सकें। ये सकारात्मक माहौल तैयार करने की बातें हर जगह होती है, ये किस तरीके से तैयार किया जाए? सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सबसे जरूरी है संवाद। आप समस्या सुने, समस्या का समाधान दें, और जो बालक, जो छात्र उस पर काम कर रहा है, उसके बाद उसे फीडबैक भी दें कि हाँ, आपने अच्छा किया या आपको यहाँ सुधार की जरूरत है। सकारात्मक माहौल कोई एक व्यक्ति नहीं बना पाएगा, ना तो केवल शिक्षक बना पाएंगे, ना अभिभावक। अगर हम परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं 4 घटकों को मानता हूँ। छात्र है, शिक्षक है, अभिभावक है और समाज है। जी। मान लीजिए कि कोई परीक्षा हो रही है, समाज की उसमें भूमिका है। परीक्षा हॉल में परीक्षा चल रही है, नीचे आप डीजे बजा दीजिए तो कितना ही अच्छा बच्चा हो वो उससे परेशान हो जाएगा। तो ये सकारात्मकता हम सबकी साझा जिम्मेदारी। जी। कई बार बच्चे एग्जाम देते हैं,
हालांकि कुछ मेरिट में आ जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं। तो ये जो असफलता है, बड़े हो चाहे बच्चे हो, सबको तोड़ देती है। तो उस असफलता को किस तरीके से, पहले असफलता को वापस से अपन को सफलता में कन्वर्ट करना है, तो उस असफलता से क्या कुछ सबक लिया जाए? देखिए, असफलता, क्योंकि उन्होंने कहा कि असफलता एक नई उम्मीद का द्वार है। जो असफलता है, अगर हम उसे देखें तो वो भी एक अच्छे शिक्षक की तरह काम करती है, बशर्ते हम उसे सकारात्मक रूप में लें, अपना आत्मविश्लेषण करें कि क्या कमी रह गई थी, क्या करने से और बेहतर होगा। तो जैसे शिक्षक हमें भी बताया करते थे, फेल का मतलब होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग जी। तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप हमेशा के लिए समाप्त हो गए या खत्म हो गए, जरूरी नहीं है। अब हमारा जो पूरा प्रक्रिया है वो आपको रिसरेक्शन पे, मतलब एक तरह से पुनर्जन्म की तरह चलती रहनी चाहिए कि ठीक है, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर प्रयास करेंगे, प्रयास में आपके कमी नहीं होनी चाहिए, तब आप असफलता को अच्छे से पचा पाएंगे। और जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि संसाधन सीमित हैं, प्रतिभागी ज़्यादा हैं, सबको सब कुछ नहीं मिलने वाला है जी। तो जब सबको सब कुछ नहीं मिलने वाला है तो उनके पास विकल्प भी होना चाहिए जी। और कहते भी हैं कि प्रयास को जारी रखना चाहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। बिल्कुल सही है। कई बार बच्चों में देखने को मिलता है कि उनको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, उसकी तुलना में जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसके ऊपर हाथ ही नहीं लगाते। ये तो मूल मनोविज्ञान है कि जो सबसे अच्छा लगता है, आपको व्यक्ति अच्छा लगेगा, आप उससे बात करेंगे, जगह अच्छी लगेगी, आप बार बार वहां जाएंगे। लेकिन परीक्षा में तो पढ़ना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। विकास जी, इसमें विषय का कोई दोष नहीं है जी। लेकिन जब एक छात्र पढ़ने लगता है और उसको किसी उसमें रुचि आने लगती है, तो जैसा कल भी सलाह दी है प्रधानमंत्री जी ने कि आप इसको रिवर्स करिए, इसको बदलिए, जो कठिन विषय है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाइए, उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, तभी तो उससे दोस्ती हो पाएगी। यदि आप उसे समय नहीं दे रहे हैं तो उस विषय से दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो छात्रों को ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल एक विषय से जो है वो सफलता नहीं होगी, सभी विषयों में समान प्रदर्शन मैं कहूंगा कि उन्हें करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा था कि कठिन विषय को खुद चैलेंज करो, कि जब तक मैं तुझे अपना दोस्त नहीं बना लूं कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि मैं तेरे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लूं। देखिए, इसमें छात्रों को थोड़ा सा रिक्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपने अनुभव से आपसे बात करूं, तो हम लोग जब साइंस पढ़ा करते तो मुझे ये अल्डिहाइड कीटोन ये समझ नहीं आया करते थे। तो हमने क्या किया, अपनी कक्षा में छात्रों को ढूंढा और उनका नाम, उनसे उनकी प्रॉपर्टी मैच करके हमने ढूंढ लिया कि हाँ, ये कीटोन की तरह बिहेव करता है, ये अल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। तो छात्रों को अपने स्तर पर भी थोड़ा समाधान इसका ढूंढना होगा। और विषय जो है सभी अच्छे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि विज्ञान अच्छा नहीं है या जो मानविकी है वो अच्छा नहीं है। मैं खुद विज्ञान से मानविकी में आया हुआ व्यक्ति हूं। तो बच्चों को ये समझना होगा कि उनके पास अवसर हैं और वो चाहें तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं जी, बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। लीडरशिप को लेकर एक बच्चे ने प्रश्न किया कि आप ग्लोबल लीडर कैसे बने। यानी बच्चों के मन में भी प्रश्न बड़ों से भी आगे चल रहे हैं, उनके दिमाग में भी है कि एक लीडर भी कैसे बना जाता है। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं वो। देखिए, कल के परीक्षा पे चर्चा का जो है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगा। मुझे दो बिंदु बहुत अच्छे लगे। एक तो जब प्रधानमंत्री जी ने स्किल को चुनने का कहा, और दूसरा ये लीडरशिप वाला प्रश्न जी। बच्चे के मन में यदि लीडर बनने के लिए सवाल आ रहा है तो उसे संबल और मनोबल देने की जरूरत है कि वो क्या करना चाहता है। और ये उसे बताना बहुत जरूरी है कि लीडर बनने के लिए आपको खुद ज्यादा एफर्ट करने होंगे, उनको एक एक्स्ट्रा माइल चलना होगा। ऐसा नहीं है तो जो कल की बात है कि जहां कम वहां हम, तो ये उनको होना चाहिए। और बच्चे जब आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम ये ना कहें कि तुम जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो, बल्कि उनको हम ये कहें कि ठीक है, आप आगे जा रहे हो तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं या मैं आपके साथ चल रहा हूं। जहां कम वहां हम, फिर काहे का गम। बिल्कुल इस तरीके से सिर्फ परीक्षा पे चर्चा मुझे लगता है सिर्फ विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए आराम से कुछ न कुछ संदेश देती है, आराम से सीखा जा सकता है। जैसा कि उन्होंने कल लीडरशिप वाले प्रश्न पे उन्होंने कहा कि एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जो जरूरत पड़ने पर किसी के काम आए। बिल्कुल जी। देखिए, परीक्षा पे चर्चा का भले ही ये छात्रों के लिए आयोजित की गई हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरे समाज पे जाएगा। जो लोग मोदी जी के फॉलोअर्स हैं वो अब अपने समाज में जाके देखेंगे कोई बच्चा परीक्षा तो नहीं दे रहा है, समाज का रोल कैसे है। अब मान लीजिए आप परीक्षा के दिन कोई बच्चा खड़ा है, परेशान है, उसे कहीं पहुंचना है और वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो आसपास गुजरने वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं इसे सेंटर तक छोड़ सकता हूँ। तो ये एक बड़ा प्रभाव पैदा करेगा निश्चित रूप से जी। 2047 तक
पूरे देशवासियों का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर आना है। तो इसमें जो परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम है वो अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं? देखिए, जिन बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है यह कार्यक्रम, वो ही भविष्य है। और अब एक तरह से वो जड़ की तरह काम कर रहे हैं, और अगर हम उनको सींचते हैं अच्छे से तो वो एक घने वृक्ष का रूप लेंगे जी। अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे, अच्छी छाया हमें उनकी मिलेगी। तो जो 2047 का विजन है कि हमें एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और निश्चित रूप से परीक्षा पे चर्चा जैसे जो कार्यक्रम है वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निभाते रहेंगे। आप बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल 2 पंक्तियां उनको कहना चाहूंगा। जैसे बच्चे जब परीक्षा में बैठ रहे होते हैं तो अक्सर उनके ऊपर एक दबाव होता है, तो मैं अपनी बात वहीं रखूंगा कि ना हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा जी। और दूसरी बात यह है, जब बच्चे तैयार हो जाएं, जब बच्चे परीक्षा में जाएं, तो जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। जी वाह, खूब, बहुत खूब सर। आज आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ आपने अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं हार के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं के साथ आज के प्रोग्राम का हम यहीं पर समापन करते हैं। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।